नमस्कार, मैं हूं मनोज। और अभी हाल में ही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नेपाल के बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो सरकार ने, जो नई सरकार बनी है, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। और यहाँ के भारत के जितने सोशल मीडिया है उसमें वाला चल रहा है। बहुत सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी वो सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो आज हम इसी हकीकत को समझते हैं। क्या नेपाल में सारे स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। नेपाल में कोई भी प्राइवेट स्कूल बंद नहीं किया गया है, बल्कि कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, नियम में चेंजिंग की गई है। और वो नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों के बारे में जानते हैं कि उन नियमों में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। और उसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि भारत में ये सारे रूल पहले से अवेलेबल है या नहीं है। और तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि नेपाल से भारत का कोई कंपेरिजन है ही नहीं। भारत बहुत आगे है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ की पॉलिसी, यहाँ के नियम, यहाँ के कानून पहले से बहुत ज़्यादा सख्त हैं। नेपाल की आज़ादी के बाद में जब से राजतंत्र खत्म हुआ है, वहाँ कई बार संविधान चेंज किए जा चुके हैं। भारत के संविधान में संशोधन तो हुआ है, लेकिन 1947 के बाद में जो संविधान बनाया गया था, भारत देश जब से आज़ाद हुआ है वही संविधान चल रहा है। इसमें बहुत सारे संशोधन करने की ज़रूरत तो पड़ी है, लेकिन जो पुराना मेरा संविधान था वही जिंदा है, वही चल रहा है। तो नेपाल से हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है। लेकिन जो र्यूमर फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके लिए वीडियो ज़रूरी है। और साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए तो हमारे देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश में क्या होगा। और हम बहुत इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे फैक्ट के बारे में समझते हैं कि वास्तव में फैक्ट हैं क्या, और ये इतने सारे प्राइवेट स्कूल हमारे बीच में कैसे आ गए, इनका होना ज़रूरी है या नहीं है। सारे सरकारी स्कूलों से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को समझते हैं। तो इन्होंने जो बदलाव किया है, ये बालन शाह हैं, ये 35 साल के युवा हैं, और ये अभी हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा भी बहुत सारा शिक्षा में चेंजिंग की गई है, नई नई पॉलिसी लाई गई है, और एजुकेशन सिस्टम को अपडेट किया गया है। तो आज हम इसी को समझते हैं कि अगर भारत में सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए, और नेपाल में कौन सी चेंजिंग की गई है। स्कूल बंद किए गए हैं तो साफ जाहिर है कि स्कूल नहीं बंद किए गए हैं, उनमें नियमों में कुछ चेंजिंग लाई गई है। उसके खिलाफ स्कूल वाले धरने प्रदर्शन कर दिए गए हैं। टेम्परेरी रूप से वो लोग स्कूल को बंद कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि नियम में इतनी सख्ती है, हम लोग स्कूल को कैसे रन करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल में किस चीज़ की चेंजिंग की गई है। नेपाल में फी कंट्रोलिंग के लिए, फीस को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि जो लोकल अथॉरिटी है, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, जो लोकल अथॉरिटी होती है वो टैक्स लेने का काम करती है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो चीज़ों को देख रेख करने का काम करता है। तो लगभग नेपाल में भी वैसा ही है, लोकल अथॉरिटी। और ये कंट्रोलिंग, जो फी कंट्रोलिंग का सिस्टम रहेगा, उसको लोकल अथॉरिटी देखने का काम करेगी। तो ये वाला नियम चेंज किया है इन्होंने, और इन पे थोड़ी सी सख्ती लगाई गई है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मनमानी करते हैं, वो मनमाने ढंग से जो लोग फीस को वसूलते हैं और वो उनके पास में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने नियम बनाया है, ना कि स्कूल बंद किया है। अब यहीं पर हम भारत में समझते हैं कि भारत के पास में क्या ऐसा कोई नियम है, क्या ऐसा कोई रूल है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज फी रेगुलेशन होता है। स्टेट वाइज फी रेगुलेशन, जो शिक्षा का काम है भारत में, वो यहाँ की राज्य सरकारों के अंडर में है। स्वास्थ्य का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के अंडर में है। तो इसको रेगुलेट करने का काम, जो फी को रेगुलेट करने का काम है, वो स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा करके अलग हो सकता है। तो जो अलग अलग स्टेट है उनमें जो ये कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो सेंट्रल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको CBSE उनका रेगुलेट करने का काम करती है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला रूल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग फेक हाइक पे रिस्ट्रिक्शन के लिए भी रूल है। जो बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज के लोग, जो स्कूल वाले लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, वो फेक रिस्ट्रिक्शन करते हैं। मतलब उनमें जो है बहुत सारी फीसें बढ़ा दी जाती हैं। तो उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए हमारे पास पहले से रूल अवेलेबल है। अब ये ज़मीनी हकीकत पे कई बार क्या होता है, इनका ये लागू नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे फीसों की हाइक कर दी जाती है। तो गार्जियन जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, इसका विरोध करते हैं और इस पर सुनवाई भी होती है। कई बार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर सुनवाई भी कर चुका है और इस पर एक्शन भी ले चुका है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नया है। एक FRC है हमारे पास, यानी कि फी रेगुलेटरी एजेंसी है। ये एजेंसी क्या होती है, फी को देखने का काम करती है। जब भी स्कूल फी को रिवाइज करता है तो इनसे परमिशन लेता है
और इनको दिखाता है। अगर इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस पर रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से बढ़ा दी जाएगी और मनमानी तरीके से लोग हाइक कर लेंगे। तो जो नियम उन्होंने बनाया है वो नियम हमारे पास में पहले से अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो नियम हमारे पास में नहीं है। अब अगली चीज़ है कि बहुत सारे इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे सर्कुलर को कैरिकुलम को जो है चेंज किया है। तो इंडिया में यहाँ पे क्या कैरिकुलम चेंज किया है कि यहाँ पे हर जगह पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको नेपाली लैंग्वेज पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये राष्ट्रवाद को शो करता है, यानी कि ये लोग नेपाली लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और जो लोकल अथॉरिटी है और जो लैंग्वेज की बात की गई है, मतलब देश में एक कैरिकुलम होगा, उसी कैरिकुलम को लोगों को फॉलो करना होगा। दूसरे कैरिकुलम को लोग फॉलो नहीं करेंगे, विदेश के किसी कैरिकुलम को लोग फॉलो नहीं करेंगे। साथ साथ में जो लैंग्वेज की बात की गई है वहाँ पे नेपाली लैंग्वेज की बात की गई है। भारत में ये वाला सिस्टम पहले से अवेलेबल है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि जो हमारा देश है वो कई राज्यों में कई भाषाओं से कई विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक भाषा कंपलसरी बना दी गई, कंपलसरी कर दी गई कि यही भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो अपने मदर टंग से सीख के बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं और वो अपने लेवल से थोड़ा ऊपर चले गए हैं। कोई ऑफिसर से, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर हो गया है, वो गांव से शहरों की तरफ मूव कर गए हैं। लेकिन जो गांव की अभी हालात है देश में, वो बहुत ज़्यादा अलग है, एकदम से अलग है। और उनको एक भाषा में बांधा नहीं जा सकता है, बिल्कुल से एक तो नहीं बांधा जा सकता। धीरे धीरे करके उनमें बदलाव लाया जा सकता है कि लोग एक ही भाषा का इस्तेमाल करें। और इसका समय समय पे विरोध भी होता है, जब इसकी बात की जाती है तो लोग विरोध भी करते हैं। यहाँ पे आमतौर पे हर स्टेट में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कूलों के लिए कंपलसरी है। तो ये वाला जो रूल है वो हमारे पास में पहले से अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। भाषाओं को पढ़ाने का लेकर हमारे पास में पहले से ही रूल है। इन भाषाओं में रीजनल लैंग्वेज होगी, यानी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो वहाँ की आम भाषा है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो छोटे बच्चे हैं जो अपने मदर टंग से पहली बार सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई को आसान बना पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। हिंदी या कोई अन्य इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी भाषा भी हो सकती है, हिंदी भी भाषा भी हो सकती है, और इंग्लिश या कोई जो फॉरेन लैंग्वेज है उनकी पढ़ाई हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 3 भाषाओं का है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। और ये हर जगह हर स्कूल में इसको फॉलो भी किया जाता है इसके कैरिकुलम में। तो ऐसा नहीं है ये नेपाल के राजा ने नया नियम लेके आए हैं और हमारे भारत सरकार के पास में ये वाला नियम नहीं है। ये सोच लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये सोच पहले से अवेलेबल है हमारे पास ये वाला। साथ साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन नहीं किया जा सकता। नेपाल का जो नया रूल आया है, इन्होंने ये बताया है कि उसको कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता। यानी जो स्कूल कॉलेज खोलने का पर्पज है वो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, ना कि व्यापार करना, ना कि पैसे कमाना। तो यहाँ पे साफ है। तो यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ पे इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी की बात की गई है और ये हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। यहाँ हमारे देश में भी इम्प्रूव क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी की बात होती है चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। ट्रस्ट और सोसाइटी वाले जो कॉलेज होते हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी जो लोग बनाते हैं, उनका यही उद्देश्य है। कई बार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि शिक्षा जो है वो व्यापार का माध्यम नहीं है, जब बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये हमारे देश में पहले से अवेलेबल है। अब ये ज़मीन पे इसकी जो हकीकत होती है थोड़ा कम दिखाई देती है। जो बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज इसलिए खोलते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और ये बहुत सारे मामले में टैक्स फ्री बिजनेस है। बहुत सारी चीज़ों पे इस पर सारी चीज़ें टैक्स फ्री तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें टैक्स फ्री हैं। तो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए स्कूल कॉलेज खोलते हैं। इन पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमारे देश में भी ज़मीनी हकीकत थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, लेकिन जो असली मकसद है, रूल का जो मकसद है वो यही है कि एजुकेशन का काम है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ पे नेपाल सरकार ने क्या किया है कि टीचर के क्वालिफिकेशन पे जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे जो मनमानी होती है, और अपने देश में भी ऐसा है। टीचर का जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाइड टीचर है वो लोग जो है इनमें नहीं पढ़ा के उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई। तो ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है। जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उनमें DLED जो होता है, जो डिप्लोमा लेवल का जो ये बेसिक कोर्स होता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग उसके आगे वाले टीचर हैं, जो जूनियर लेवल के टीचर हैं, इंटर कॉलेज के टीचर हैं, उनमें B.Ed होना
या उनके साथ में पीजी होना जो है बहुत ज़रूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ पहले से कंपलसरी है। तो जो नेपाल सरकार ने भी बनाया है वो हमारे पास में वो रूल पहले से अवेलेबल है। ज़मीनी हकीकत थोड़ा सा अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगारी को दौर में बहुत सारे लोग उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कोर्सेज नहीं किए हैं और अपनी जीविका कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करने चले जाते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जो एजुकेशन वाले जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं उन लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो स्कूल चाहता है कि हमें ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, हम काम चलाऊँ टीचर रख के पढ़ाएँ और अपना काम करवा ले। तो इस पर सरकार को और जो लोकल अथॉरिटी है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी मनमानी ना हो पाए। जो लोग रेगुलेट करते हैं इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वाला रूल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब दूसरी चीज़ है कि जो नेपाल सरकार ने एक चीज़ों की चेंजिंग की है, डिसिप्लिन के बारे में बताया है कि डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइवेट स्कूल जो हमारे देश में चल रहे हैं उसमें लोगों के बच्चे इसीलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले डिसिप्लिन ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अनुशासन इतना ज़्यादा है कि कई बार जो माँ बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं इस डिसिप्लिन को लेकर और इतने डिसिप्लिन को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतने लोग झेल नहीं पाते। तो हमारे पास पहले से डिजिटल कंट्रोल के लिए लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि स्कूल के टाइम पे, नेपाल में ऐसा हुआ है कि स्कूल के टाइम पे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इन सब चीज़ों पे उन लोगों ने बैन लगा दिया है कि जब स्कूलों में बच्चे रहें तो जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जो नॉन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है तो ये हमारे भारत में पहले से बैन है। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल डिसिप्लिन के मामले में बहुत एडवांस हैं, पीछे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अब क्या है कि अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूलों को कुछ नहीं देती है, तो वो इतने सारे रूल क्यों बनाती है। जो प्राइवेट स्कूल को रन करने वाले लोग हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकार बहुत कुछ देती है। डायरेक्ट रूप से इनको बजट तो नहीं देती है कि आप ये पैसे ले लो और बच्चों को पढ़ाओ और टीचरों को सैलरी दे दो और बाकी जो स्कूल का कामकाज होता है उसको चलाओ। तब तो अगर इस मामले में किया गया तो ये स्कूल ये सरकारी हो जाएंगे पूरी तरीके से, प्राइवेट रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जब सारा बजट गवर्नमेंट देखने लगेगी तो इसमें प्राइवेट वालों का रोल नहीं रहेगा। जबकि कई सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं, जो स्कूल अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं, जिनको फीस कम मिल पाती है, जिनके बजट कम मिल पाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट एडेड हो जाए, यानी कि इसका जो कामकाज है, जो खर्च है वो गवर्नमेंट देखिए और जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो हम खुद कमा लें। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारा हेल्प देती है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का अब ये जो नेपाल की सरकार है इन्होंने भी कुछ चेंजिंग की है। इसमें क्या चेंजिंग की है कि इन्होंने क्या किया है कि स्कूल को थोड़ी बहुत हेल्प देंगे स्कॉलरशिप के थ्रू, और इन्होंने क्या क्या कंपलसरी किया, 17% बच्चों को बोला है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे ये वाली पॉलिसी पहले से लागू है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या है 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या है सीट रिजर्व की गई है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इनके लिए स्कॉलरशिप देती है। जो ये पैसा इन पे खर्च करते हैं वो क्या करता है, स्कूल को सीधे गवर्नमेंट रिफंड कर देती है, दे देती है। और अभी कुछ दिन पहले हिंदी मीडियम में एक मूवी आई थी जहाँ पे इरफान पठान की जो मूवी थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया था। यहाँ असलियत में क्या होता है, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं वो नहीं पहुँचते हैं, और जो बड़े बड़े घरों के मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे होते हैं जो फीस को आसानी से जमा कर सकते हैं, वो बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, ना कि फीस बचाने के लिए, एडमिशन उनके बच्चों का अच्छे स्कूल में हो जाए, इस कोटे के तहत अपने आप को बीपीएल दिखा देते हैं, बीपीएल कोटे में लेके चले जाते हैं, गरीबी में दिखा देते हैं और वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। तो इस पर भी सरकार को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए और सख्ती करनी चाहिए, करना जरूरी है। लेकिन ये वाला रूल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है और ये वाला नियम, ये पहले से इनमें थोड़ी सी सख्ती लाने की ज़रूरत है। फिर है सरकार और क्या देती है, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। अगर कोई स्कूल कॉलेज बनाने के लिए कहीं पे ज़मीन परचेज करता है तो गवर्नमेंट उसको सस्ते में मुहैया करवाती है, सस्ते में देती है। साथ साथ में अगर कोई लीज पे लेता है कई सालों के लिए तो भी सस्ते रेट में उसको ज़मीन मिल जाती है। ये होता है यहाँ पे। और क्या होता है कि ये क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट, जो अफ्लेक्शन होता है और जो मान्यताएं होती हैं, जो गवर्नमेंट के बोर्ड हैं उनके थ्रू प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं दी जाती हैं। अगर ये गवर्नमेंट मान्यताएं ना दे तो क्या लोग जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में करवाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। अगर मान्यता नहीं रहेगी
हर कोई जब स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कोई गार्जियन जाता है तो लोग यही पूछते हैं कि किस बोर्ड से अप्लीकेशन है, आपके पास में अप्लीकेशन है कि नहीं है, मान्यता दी गई है, किसी कारण बस आपको रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, मतलब सारे जो करिकुलम है उनको आप फॉलो करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट क्या देती है, ट्रेनिंग एंड स्कीम। ट्रेनिंग किसको देती है, टीचरों को। जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं उनको समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है, और जब ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होते हैं तो गवर्नमेंट के टीचर भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और प्राइवेट जो टीचर होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो और चाहे सेंट्रल बोर्ड का कोई बोर्ड हो, उन पे भी ये सब सारी चीज़ें लागू होती हैं। टीचर ट्रेनिंग लेते हैं तो ये सब सारी हेल्प देते हैं। साथ साथ में क्या होता है, जब भी कोई ये आता है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट स्कीम आती है गवर्नमेंट की, तो साथ साथ में इन स्कूल के टीचरों को और इन स्कूल के स्टाफ को साथ साथ में इन स्कीम के बारे में बताया जाता है, अवेयर किया जाता है। तो ये सब सारे सपोर्ट इन प्राइवेट स्कूलों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं देती है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो प्राइवेट, अभी सब सारे लोग बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि नेपाल सरकार ने अपने सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए हैं, अगर हमारी सरकार ऐसा एक्शन ले कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद करे तो क्या सरकार सारे बच्चों को पढ़ा पाएगी या नहीं पढ़ा पाएगी। और अगर ये स्कूल बंद हो गए, और साथ साथ में हम ये भी समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल का सीधा मतलब है कि कोई अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन देने के लिए किसी को पैसे देकर पढ़ाई करवाए और उसके बदले में पैसे दे दिए जाएँ, यही प्राइवेटाइजेशन है। यही प्राइवेट स्कूल है कि जितना एजुकेशन दिया गया है उतने पैसे उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। गुरुकुल में भी ये व्यवस्था थी कि पहले लोग उनको कुछ पैसे देके, कुछ अनाज देके, कुछ चीज़ें देके लोग पैसे लेकर पढ़ाई करवाते थे, और ये भारत में भी व्यवस्था थी और अलग अलग कंट्रियों में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। लेकिन जो अंग्रेजों की सरकार में जो आज का स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल खोला गया, उसमें सबसे पहला स्कूल चेन्नई में सेंट जॉर्ज स्कूल खोला गया, और इस स्कूल में गरीब बच्चे भी एडमिशन ले सकते थे। और ये जो है चर्च के थ्रू चलाया जाता था, चर्च में मतलब ट्रस्टेड था, ये ट्रस्ट के थ्रू चलाया जाता था। इसमें गरीब बच्चे भी एडमिशन ले सकते थे या थोड़े बहुत पैसे देने के बाद में अपनी पढ़ाई कर सकते थे, और इसका मकसद अलग अलग था, अलग अलग हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, और साथ साथ में जो अंग्रेज के लोग जो प्रशासन कर रहे थे वो चाह रहे थे कि हमारे स्कूल में लोग ऐसे डेवलप करें, हमारे सिस्टम में लोग ऐसे डेवलप करें कि हमारे लिए काम कर सके। तो इसका बहुत सारा जो था, और ऐसे स्कूल भी थे जिसमें भारतीयों को एडमिशन नहीं मिलता था। जो अंग्रेजों के कर्मचारी थे या अंग्रेज जो लोग थे, जैसे जो ला मार्टिनी कॉलेज जो खोला गया था, ये भी बहुत पुराना कॉलेज था, तो यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। अब जो प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पे जब अंग्रेजों की सरकार में उनको अपनी ज़रूरतों के लिए खुले थे, और बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हो रहा था, अंग्रेजी के साथ विरोध हो रहा था, तो बहुत सारे जो नीचे के लोग थे वो लोग अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, पढ़ने जाना भी नहीं चाहते थे, और फीसें लोग गरीबों के हिसाब से थोड़ी महंगी भी थी, तो गरीब के बच्चों का एंट्री थोड़ा मुश्किल था यहाँ पे। अब समझते हैं कि 1991 में एक ऐसा दौर आया, भारत में 1991 में एक ऐसा दौर आया जब ये प्राइवेट स्कूलों की भरमार लग गई, मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुलना चालू हो गए। इसका क्या रीज़न था? पहले भी सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई के खिलाफ किसी का रुझान नहीं था, लोग पढ़ने नहीं जाते थे। गांव की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत पिछड़ी हुई थी, एकदम से बिल्कुल पीछे थी। 91 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या चेंजिंग हुई, भारत सरकार ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश के लोग डरे हुए थे कि विदेशी कंपनियां, अगर लोगों को बढ़ावा दिया गया, व्यापार करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया गया, तो फिर से लोग विदेशों से आके लोग कब्जा कर लेंगे और अपना सरकार फिर से चलाने लगेंगे। और भारत में इससे पहले बहुत बार हो चुका था। इवन जो सरकार चल रही थी उस टाइम पे, अंग्रेजों के ज़माने में भी वो भी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, व्यापार के इरादे से आई थी और व्यापार करते करते देश पे कब्जा कर लिया। तो इसके डर के हमारे बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई गई थी, यहाँ पे हर काम को करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस समय क्या हुआ कि देश का खर्चा बढ़ गया, 1990 के दौर में देश का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आमदनी बहुत कम हो गई। रीज़न क्या था कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी अंग्रेजों के टाइम पे, जितनी इंडस्ट्री चलती थी, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री हो, सरकार ने सब अपने अंडर में ले लिया था। और ये मुझे लगता है ये काम ना करने का नतीजा था। सरकारी कर्मचारियों का काम करने का तरीका लोग जानते ही हैं, और देश घाटे में चला गया, पैसा बहुत डूब गया और स्थिति देश की बहुत ख़राब हो गई। सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई कि उनमें नियमों में बहुत ढिलाई दे दी। जब ढिलाई दी तो विदेशों से कंपनियां आने लगी और विदेशी जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश में आने लगी और लोगों ने बहुत तेज़ी से काम किया और चीज़ों में बढ़ावा हुआ।
जो मध्यम वर्गीय था, जो मध्यम वर्गीय मिडिल ग्रुप जो था, वो उनको बढ़ावा मिला। किसी देश के आगे जाने का सबसे बड़ा मकसद होता है, अगर मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा पैदा होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को जो रोजगार मिला, लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिला, लोगों की आमदनी ज़्यादा हुई। लोगों ने फैक्ट्रियों में देखा कि इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों के पास पैसे आ गए, लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा चालू कर दिए, लोगों ने एडमिशन चालू कर दिया और लोगों ने ये सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बच्चे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये वाली इंग्लिश एजुकेशन की ये आ गई, सिस्टम आ गया। और उसके बाद में 1991 में ये इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई कि 15 से 20% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बढ़ गए, एकाएक इंक्रीज हुआ। और ये लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ, बच्चे इतने बढ़ते हुए चले गए। फिर उसके बाद में 2010 में 30 से 35% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में बढ़ गए। अब जायज़ सी बात है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे बढ़े तो स्कूल भी बड़े होंगे, लोगों की डिमांड बढ़ी, लोग ऐसा चाह रहे थे कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और इन घिसे पटे स्कूलों में जो प्राइवेट ये अपने इंडियन स्कूल हैं जो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले रखा है, और गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने भी अपने स्कूलों को अपने कब्जे में लिया, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल बनाए। लेकिन यहाँ से कुछ बदलाव हो गया। 2020 आते आते 50% बच्चे आज के दौर में प्राइवेट स्कूल में पहुँच गए। इतने ज़्यादा बच्चे हैं। अगर ये स्कूल बंद किए गए, जाहिर सी बात है, ये अगर ये स्कूल बंद किए गए तो 50% बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें थोड़ी वैकेंसी खाली है, सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं, लोग भाग के प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं, वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर ये बच्चे यहाँ पे मूव किए तो 40% बच्चे फिर 1991 के पहले वाले दौर में चले जाएंगे, जब बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते थे, तो बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और इनमें अगर स्कूलों में एक विंडो होगी, जब बहुत ज़्यादा बच्चे कचड़ जाएंगे, एजुकेशन की क्वालिटी और ज़्यादा घट जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। अब बहुत सारे लोग ये प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक दो चार चीज़ें और सवाल उठाते रहते हैं, किताबों को बेचने को लेकर। तो किताब अगर किताबें अगर एक जैसी कर दी गई, तो अगर गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में किताबें छापेंगी तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है एक जैसी किताबें छापे गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, लेकिन गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा कामकाज बढ़ जाएगा, उन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और किताबों की वजह से स्कूल जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, प्राइवेट लोग अगर सारी चीज़ें नियम अगर बाउंडेड कर दिए गए, बहुत ज़्यादा बाउंडेड कर दिए गए, उनको अगर वास्तव में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आमदनी नहीं हुआ, तो स्कूल क्यों चलाएंगे वो? अगर वास्तविकता सोचो, इतने सारे लोगों ने स्कूल खोल के रखा है, अगर वो स्कूल में उनको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा, कोई मुनाफा नहीं होगा, उनको ट्रस्ट के थ्रू काम करेंगे, जो ट्रस्ट बनाया हो उसमें अगर कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, आमदनी नहीं आएगी, तो स्कूल चलेगा कैसे? टीचरों को सैलरी कैसे आएगी? अगर फीस बिल्कुल कम कर दी गई तो जो टीचरों को सैलरी दी जा रही है वो बिल्कुल से घट के जीरो हो जाएगी, और शायद वो टीचर उस स्कूल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, आना ही नहीं चाहेंगे। वैसे ही कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो अगर स्कूल बंद हुए, अगर ये प्राइवेट स्कूल बंद हुए, तो देश की जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हो भी रहे हैं, वो सब सारे गिर जाएंगे। और एकाएक जो है सरकार इतने सारे स्कूल नहीं खड़ी कर पाएगी, इतने सारे स्कूल नहीं बना पाएगी, और ये चरमरा जाएगी सारी व्यवस्था, और सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म होने के मतलब क्या है कि सीधे जितने 1991 से पहले जितने बच्चे स्कूल जा रहे थे उतने ही बच्चे पढ़ पाएंगे, बाकी के बच्चे जो है इललिटरेट हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।